हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं डॉक्टर शिखा। गाइस आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है डायबिटीज़, जो कि आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। गाइस डायबिटीज़ क्या होता है? डायबिटीज़ एक्चुअली एक जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमारे पेरेंट्स को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो हमें भी डायबिटीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ जो है वो जेनेटिक बिल्कुल भी नहीं, एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। क्यों ऐसा होता है कि अगर हमारे पेरेंट्स को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है तो कॉमनली हमें भी वो होती है? क्या होता है कि जब एक घर में लोग रहते हैं तो उनका ईटिंग पैटर्न, उनका लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है। उसकी वजह से अगर पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो ज़्यादातर वो बच्चों में भी होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जेनेटिक है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, तो इस वजह से उनको ये प्रॉब्लम ट्रांसफ़र हो सकती है। तो गाइज़ अब मैं आपको डायबिटीज़ के पीछे की साइंस समझाती हूँ। थोड़ी सी भारी बातें हैं, इनको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। गाइस क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जो ग्लूकोज है वो हमारे पूरी बॉडी में, ब्लड में घूमता रहता है। अब हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है पैंक्रियाज, जो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। अब जो इंसुलिन है उसका क्या काम होता है? इंसुलिन हमारे ब्लड में से ग्लूकोज को उठाता है और हमारे बॉडी के सारे सेल्स के अंदर उसको पुश कर देता है। अब जब ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर जाता है तो सेल्स के अंदर जाकर वो ऑक्सीजन के साथ मिलके एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। मगर अगर बॉडी में ऐसी कंडीशन हो जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर ना जा पाए और ब्लड में ही घूमता रह जाए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज़। अब क्या होता है कि अगर जो ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगा और ब्लड में ही रह जाएगा, तो अगर हम अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई आएगा। और क्योंकि ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर नहीं जा पा रहा है तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। आपने सुना होगा कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए रहते हैं, उनके अंदर लैक ऑफ एनर्जी होती है, क्योंकि उनकी बॉडी में ग्लूकोज से एनर्जी बन ही नहीं रही होती। अब बात कर लेते हैं डायबिटीज़ के टाइप्स की। डायबिटीज़ मेनली दो टाइप्स का होता है। टाइप 1 होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ और टाइप 2 होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। अब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ वो होता है जो पूरा का पूरा इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं उसी पे डिपेंडेंट होता है। अब अगर पैंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम हो, या तो वो जेनेटिक हो सकती है, या फिर इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या किसी इंजरी की वजह से, किसी डिफेक्ट की वजह से पैंक्रियाज में प्रॉब्लम आ जाए तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करते। उस वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाता है। ये मेनली किसी भी एज में हो सकता है, छोटी एज में भी हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ जो होता है, ये बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़ होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसके ऊपर जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो इंसुलिन को पहचानना भूल जाते हैं, यानी कि उनके लिए रिस्पॉन्ड नहीं करते या उनसे रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पुश नहीं कर सकता। अब मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, आप उनको एक घर मान लो। घर का होता है एक मेन डोर, मेन डोर पर होता है गार्ड। अब ये जो गार्ड है वो इंसुलिन को बहुत अच्छे से पहचानता है, और इंसुलिन अगर अपने साथ कोई भी मेहमान लाए तो गार्ड उसको घर के अंदर आने देता है। अब क्या होता है कि जब इंसुलिन ने डोर नॉक किया और गार्ड ने मेन डोर खोला तो इंसुलिन ने बोला कि ये गेस्ट है, इसका नाम ग्लूकोज है, इसको घर के अंदर आने दो। तो गार्ड ग्लूकोज को घर के अंदर जाने देता है। लेकिन यहीं पर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि गार्ड इंसुलिन को पहचानना भूल जाता है। तो इसीलिए इंसुलिन अपने साथ जो मेहमान लाता है यानी कि ग्लूकोज, उसको वो घर के अंदर नहीं जाने देता। तो जब इंसुलिन आता है और डोर पर नॉक करता है और गार्ड दरवाज़ा खोलता है तो इंसुलिन बोलता है कि ग्लूकोज को अंदर जाने दो, लेकिन गार्ड तो इंसुलिन को पहचानना ही भूल गया है, इसीलिए अब वो ग्लूकोज को घर के अंदर नहीं जाने देता। बिल्कुल सिंपल है ये। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट या टाइप 2 डायबिटीज़ में जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, उसके रिसेप्टर्स इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं और वो इंसुलिन को नहीं पहचानते, तो वो ग्लूकोज को अपने अंदर नहीं आने देते। अब क्योंकि ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा रहा है
तो ग्लूकोज हमारे ब्लड में ही घूमता रहेगा, यानी कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा। तो जब हम टेस्ट कराएंगे तो उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई आएगा, यानी कि डायबिटीज़। और क्योंकि ग्लूकोज ब्लड में ही घूमता रहता है और सेल्स में नहीं जा पाता, तो इसलिए एनर्जी नहीं बना पाता। अब बात कर लेते हैं साइंस ऑफ डायबिटीज़ की, कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो आपको कैसे पता लगेगा, वो किस तरीके के साइंस, किस तरीके के सिम्टम्स देगा जिससे कि आपको पता लगेगा कि उसको डायबिटीज़ है। सबसे पहला जो साइन है वो है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया का मतलब बार बार भूख लगना या ज़्यादा भूख लगना। अब क्या होता है कि बेचारे डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो बार बार खाना मांग रहे हैं या बार बार खा रहे हैं, उनको डायबिटीज़ है, उनको इतना नहीं खाना चाहिए, उनको मीठा नहीं खाना चाहिए, उनको खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि क्योंकि डायबिटीज़ के केस में बॉडी ग्लूकोज से एनर्जी नहीं बना रही होती और बॉडी की एनर्जी की डिमांड फुलफिल नहीं हो रही होती, इसीलिए बॉडी बार बार खाना मांगती है और बॉडी को बार बार भूख लगती है। उसको बोलते हैं हम पॉलीफेजिया। तो इसमें बेचारे डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स की कोई गलती नहीं कि उन्हें बार बार भूख लगती है, और एक्चुअली उनको हर 2-2 घंटे में कुछ खाना भी चाहिए, लेकिन हेल्दी। और क्या खाना चाहिए वो आगे मैं आपको डाइट प्लान में बताऊंगी। अगला जो साइन आता है वो है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है बार बार प्यास लगना। अब जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं वो कितना भी पानी पी लें, हमेशा उनको प्यास लगी रहती है। अब ऐसा क्यों होता है? अब बॉडी में जो इतना सारा ग्लूकोज जमा हो गया है, उसको बाहर निकालने के लिए बॉडी बहुत सारा यूरिन प्रोड्यूस करती है, और जब वो बहुत सारा यूरिन प्रोड्यूस करती है तो बॉडी का सारा पानी वो बार बार बॉडी से एक्सक्रीट कर देती है ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए। इसीलिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और पानी पीने के बाद भी उनकी प्यास नहीं बुझती। अगला जो साइन है वो है पॉलीयूरिया। जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी में या ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और बॉडी उसको बाहर एक्सक्रीट करना चाहती है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करती है। तो पॉलीयूरिया का मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगला साइन आता है टायर्डनेस। क्योंकि बॉडी ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकती, तो इसीलिए लैक ऑफ एनर्जी रहती है, और जो डायबिटिक्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा लेथार्जिक या बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, क्योंकि उनकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं हो रही। अगला जो साइन आता है वो है कीटो एसिडोसिस। क्योंकि डायबिटिक्स में ग्लूकोज से एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती, अब बॉडी को कहीं ना कहीं से तो एनर्जी बनानी ही है, तो वो एनर्जी बनाती है फैट से। तो जो भी फैट्स बॉडी के अंदर होते हैं, बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है और उससे एनर्जी बनाती है। तो जब फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं कीटोन्स, जो कि एसिडिक होते हैं, और उनके अंदर होती है फ्रूटी स्मेल। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनके मुंह से और उनके यूरिन से बहुत ही फ्रूटी स्मेल आती है, तो इसको हम बोलते हैं कीटो एसिडोसिस। डायबिटीज़ के केस में मसल वीकनेस हो जाती है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी मसल ब्रेक डाउन हो जाती है, क्योंकि बॉडी ग्लूकोज से एनर्जी नहीं बनाती, इसीलिए जो बॉडी में मसल्स होती हैं उसके प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके बॉडी एनर्जी बनाती है। तो डायबिटीज़ के केस में बॉडी नॉर्मली जैसे ग्लूकोज से एनर्जी बननी चाहिए वैसे ना करके बॉडी के प्रोटीन्स यानी कि मसल्स और बॉडी के फैट से एनर्जी बनाती है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें इन्फेक्शंस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी काफ़ी कम हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? जो प्रोटीन्स होते हैं उनका मेन काम होता है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को डेवलप करना, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स या फिर एंटीबॉडीज़ बनाना। लेकिन क्योंकि डायबिटिक्स के केस में प्रोटीन जो है वो तो एनर्जी बनाने में लगा हुआ है और अपना मेन काम कर ही नहीं पा रहा, तो इसकी वजह से बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBCs और एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाती, और उसकी वजह से इम्यूनिटी जो है डायबिटिक्स की वो काफ़ी कम हो जाती है और उनको बार बार इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। और क्या होता है डायबिटीज़ के केस में? डायबिटीज़ के केस में वुंड हीलिंग नहीं होती। आप देखेंगे जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उनको कहीं चोट लग जाती है तो वो हील नहीं होती बहुत बहुत टाइम तक, क्योंकि ये भी एक प्रोटीन का ही काम है। अगर बॉडी में कहीं चोट लगी है तो उस वुंड की हीलिंग के लिए प्रोटीन जो है वो हेल्प करता है, लेकिन प्रोटीन तो यहाँ पर एनर्जी बनाने में लगा हुआ है, तो इस वजह से वुंड हीलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिलेड हो जाती है डायबिटीज़ में। अगर डायबिटीज़ बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाए, यानी कि दवाइयों से भी कंट्रोल ना हो या किसी को पता ही नहीं लगे कि उसको डायबिटीज़ है और यहीं पर उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल से काफ़ी बाहर चली जाए,
तो क्या होता है, अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो जाए तो रेटिनोपैथी यानी कि जो आइज़ के अंदर रेटिना होता है उसकी ब्लड वेसल्स डैमेज होने लग जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्लड विजन होने शुरू हो जाती है, यानी कि धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है डायबिटीज़ पेशेंट को। या फिर न्यूरोपैथी यानी कि जो नर्व्स होती हैं पेशेंट की वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं और उसकी वजह से जो पेशेंट के हाथ और पैर होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नमनेस और बहुत ज़्यादा टिंगलिंग सेंसेशन होने लग जाती है। या फिर नेफ्रोपैथी का मतलब होता है जो किडनी होती है उसका बहुत ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाता है डायबिटीज़ के केस में। क्योंकि मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है, तो जान लेते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, डायबिटीज़ होता क्यों है। डायबिटीज़ के जो मेन कॉजेज़ हैं, पहला वो है आपके डाइट से रिलेटेड। अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड है, यानी कि बहुत ज़्यादा जंक फूड है या बाहर का खाना है, पैकेज फूड है, तो उसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकता है। या बहुत ज़्यादा रिफाइंड फ्लावर है, यानी कि मैदा का आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी डायबिटीज़ हो सकता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर का यूज़ करते हैं, यानी कि वाइट शुगर से बनी हुई चीज़ें जैसे केक्स, पेस्ट्रीज़, ये सब, उसकी वजह से भी डायबिटीज़ हो सकता है। या आपकी डाइट में फाइबर की कमी है, यानी कि सैलड, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अगर आप कम खाते हैं, कम यूज़ करते हैं अपनी डाइट में, तो भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है। अगला रीज़न है इसका सेंट्रल ओबेसिटी मतलब बेली फैट। अगर आपके बेली पे बहुत ज़्यादा फैट है तो चांसेस हैं कि आपको आगे जाके डायबिटीज़ हो सकता है। नेक्स्ट रीज़न है डायबिटीज़ का प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस। अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं आप, तो बॉडी में कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होगा बहुत ज़्यादा, जो डायबिटीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। उस केस में डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। या फिर कोई प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है, यानी कि बहुत लंबे टाइम से कोई बीमारी चल रही है, उसकी वजह से बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन का आप यूज़ कर रहे हो, उस केस में भी डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब बात कर लेते हैं उन टेस्ट की जिससे डायग्नोज हो सकता है कि किसी को डायबिटीज़ है या नहीं है। सबसे कॉमन और सबसे रिलायबल जो टेस्ट है वो है HbA1c, यानी कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। ये जो HbA1c टेस्ट होता है ये बॉडी ब्लड ग्लूकोज लेवल का 3 मंथ्स का एवरेज टेस्ट होता है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा रिलायबल है। अगर आप HbA1c यानी कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाते हैं और उसमें जो रेंज है वो 4% to 5.6% आती है, इसका मतलब वो नॉन डायबिटिक है। अगर 5.7 to 6.4% आती है तो इसका मतलब वो प्री डायबिटिक है, और अगर 6.5% एंड अबव आता है तो इसका मतलब वो डायबिटीज़ है। नेक्स्ट जो टेस्ट आता है वो है फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो हमेशा फास्टिंग में कराया जाता है, यानी कि खाली पेट कराया जाता है। अगर आप ये टेस्ट कराते हैं और जो रेंज है वो आती है 70 to 110, इसका मतलब वो नॉन डायबिटिक है। और अगर 110 to 125 की रेंज आती है इसका मतलब वो प्री डायबिटीज़ है, और अगर 125 एंड अबव की रेंज आती है इसका मतलब वो डायबिटीज़ है। नेक्स्ट जो टेस्ट आता है वो है रैंडम ब्लड शुगर। इसके लिए आपको फास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है और ये दिन में किसी भी टाइम पर हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। अगर इसमें जो रेंज है वो आती है 200 mg/dl तो इसका मतलब ये डायबिटीज़ है। अब बात कर लेते हैं डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट की। डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो 3 टाइप से हो सकता है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए ट्रीटमेंट है वो है डाइट। आप अपने डाइट और लाइफस्टाइल से डायबिटीज़ को कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप दवाइयाँ खाते हैं या इवन इंजेक्शंस भी लेते हैं तब भी आपका डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है, अगर आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को पूरे तरीके से करेक्ट कर लें। तो डाइट के साथ साथ आपको अपना लाइफस्टाइल भी करेक्ट करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायबिटीज़ पेशेंट्स में। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप अपनी डाइट ठीक करिए, प्लस साथ में ही आपको डेली एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी जो चीज़ आती है वो है मेडिकेशन और इंसुलिन। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डॉक्टर्स आपको इंसुलिन पे डालेंगे या फिर मेडिकेशन पे डालेंगे, जिसकी वजह से जो आपका डायबिटीज़ है पहले वो कंट्रोल में आएगा। उसके बाद आप अपनी डाइट और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके धीरे धीरे अपनी दवाइयाँ बंद करवा सकते हैं अपने डॉक्टर से। अगर आपको डायबिटीज़ है
तो आपको कोई भी जनरलाइज डाइट प्लान नहीं फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है यानी कि ब्लड शुगर हाई हो जाता है जिस केस में, उससे भी कहीं ज़्यादा डेंजरस हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि अगर ब्लड शुगर लेवल लो हो जाए तो अगर आप शुगर की यानी कि डायबिटीज़ की मेडिकेशन ले रहे हैं और अगर आप कोई भी डाइट प्लान रैंडमली फॉलो करना शुरू कर देते हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर नीचे आ जाता है यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप अगर कोई भी डाइट प्लान फॉलो करते हो तो वो आपको एक पर्सनलाइज सुपरविजन के अंडर ही करनी चाहिए। रैंडमली कोई भी डाइट प्लान नहीं फॉलो करना चाहिए। पर जो मैं आपको यहाँ डाइट प्लान बताने जा रही हूँ, आप वो चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अब बात कर लेते हैं डायबिटीज़ के डाइट प्लान की। सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डायबिटीज़ के केस में है, आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से बॉडी में प्रोड्यूस होता है कॉर्टिसोल, और जिसकी वजह से डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्ट्रेस को कम करिए। आप अपने डेली लाइफ में 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक को ज़रूर इंक्लूड करिए। ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने सोने उठने के टाइम को ठीक करिए। रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाइए और सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठिए। 8 घंटे की नींद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। आपको अपने पूरे दिन में अराउंड 2.5 to 3 लीटर्स पानी इंक्लूड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट में बहुत ही ज़्यादा फाइबर इंक्लूड करिए। सैलेड को ज़रूर इंक्लूड करिए अपने हर मील में। सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉर्निंग ड्रिंक की। मॉर्निंग ड्रिंक जो है सारे डाइट प्लान्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड इवन डायबिटीज़ के डाइट प्लान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायबिटीज़ के डाइट प्लान में मैं आपको दे रही हूँ मेथी टी। कैसे बनाना है मेथी टी, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। मेथी टी बना रहे हैं हम। एक पैन को मैंने गैस पर रख दिया है। 1 ग्लास से थोड़ा सा ज्यादा पानी डाल दूंगी मैं इसमें। 1/4 टीस्पून फेनुग्रीक सीड्स डाल दिए, मेथी दाना। ढककर इसको बॉईल होने देंगे। 5 मिनट्स तक ये बॉईल हो जाए, उसके बाद यहाँ गैस बंद कर देंगे। इसका लिड हटा देंगे हम और इसको हम ग्लास में ट्रांसफर कर लेंगे। दैट्स इट। सो वेरी सिंपल। हमारी मेथी टी बनके रेडी है। ये पूरा ग्लास हमें पीना है। ल्यूकवार्म पी सकते हैं, इससे गर्म भी पी सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। वेट लॉस, स्पेशली बेली फैट को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से ये कंट्रोल करता है। तो गाइज मेथी जो है यानी कि फेनुग्रीक सीड्स वो स्यूडो इंसुलिन का काम करते हैं, यानी कि अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी है तो जो मेथी यानी कि फेनुग्रीक सीड्स हैं वो इंसुलिन की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं और उसी का काम करना शुरू कर देते हैं बॉडी में। तो अगर आप मेथी टी यूज़ करते हैं तो हमेशा 1/4 टीस्पून मेथी यूज़ करें, यानी फेनुग्रीक सीड्स। आप उसको रात को भी पानी में भिगो के रख सकते हैं और उसके बाद जब सुबह आप उसका पानी पी लेते हैं तो मेथी को आप च्यू करके खा लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। मॉर्निंग ड्रिंक में आपके पास एक और ऑप्शन है, वो है ये घिया जूस। ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे आप इसको जाके देख सकते हैं। घिया या लौकी जूस या बॉटल गार्ड का जूस। आप एक दिन मेथी टी ले सकते हैं और एक दिन आप लौकी का जूस ले सकते हैं। इस तरीके से इंटरचेंज करके आप ले सकते हैं। ये भी जो है डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। लेकिन आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने लिए बॉटल गार्ड यानी कि लौकी का जूस बना रहे हैं तो आप लौकी का एक छोटा सा पीस टेस्ट करके ज़रूर देखिए। अगर वो बिटर है यानी कि कड़वा है तो आपको उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए, यानी कि वो जो लौकी है वो ठीक नहीं है जूस बनाने के लिए। आप एक फ्रेश और अच्छी लौकी का इस्तेमाल करिए। इसके बाद बात कर लेते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायबिटीज़ के केस में। कभी भी अपना ब्रेकफास्ट आप स्किप मत करिए, और ख़ास करके अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको अपना कोई भी मील कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आपको हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में जो मैं आपको दे रही हूँ, पहला ऑप्शन और सबसे अमेजिंग ऑप्शन है डायबिटीज़ के लिए, वो है अमरंत पराठा। कैसे बनाना है अमरंत या राजगिरा का पराठा, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। अमरंत की रोटी या पराठा बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने अमरंत फ्लावर ले लिया है, आटा। उसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, क्यूमिन सीड्स, अजवाइन डाल रही हूँ, कैरम सीड्स, ग्रीन चिली चॉप्ड, जिंजर चॉप्ड,
सॉल्ट डाल रही हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे मेथी के पत्ते डाल रही हूँ, फेनुग्रीक लीव्स। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और छोटा छोटा चॉप कर लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप यहाँ पे मेथी के अलावा और भी अपनी कोई फेवरेट वेजिटेबल डाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, गुनगुना पानी है ये, ल्यूकवार्म वाटर। इससे हमारा जो आटा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। ये जो डो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है। और यहाँ पे हमारा जो डो है वो बिल्कुल प्रिपेयर हो गया है। इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इसकी रोटी बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा सूखा आटा डाल रही हूँ और यहाँ पे मैंने एक पेड़ा ले लिया है और इसकी अब हम बनाएंगे रोटी। इसको बेल लेते हैं हम, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम अपनी रोटी बेलते हैं, इसको बिल्कुल वैसे हम बेल लेंगे। बहुत इजीली बन जाती है इसकी रोटी। अब इसको हम कट कर लेते हैं एक लिड से और बिल्कुल अच्छी सी राउंड शेप दे देते हैं इसको हम। अमरंथ में प्रोटीन का कंटेंट काफी अच्छा होता है, कैल्शियम फास्फोरस काफी होता है, इसलिए बोन्स के लिए काफी अच्छा होता है, आयरन कंटेंट भी अच्छा होता है, इसलिए अनीमिया के केसेस में बहुत हेल्पफुल है। अरे वाह, ये एकदम फर्स्ट क्लास राउंड रोटी बन गई है हमारी, बिल्कुल ब्यूटीफुल सी। अब इसको सेक लेते हैं हम तवे पे। एक साइड से अच्छे से कुक हो गई है, दूसरे साइड से भी इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। ये जो गरम गरम रोटी बनाने में जो अच्छी सी खुशबू आती है हमारे किचन में, उसका मजा ही कुछ और है। अब इसके ऊपर देसी घी लगा लिया है मैंने और इसको सर्व कर देंगे। यहाँ पे मैं दही के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। आप ऐसी 1 या 2 रोटी खा सकते हैं। आप इसको किसी सब्जी के साथ भी ले सकते हैं या चटनी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज़, ये था अमरंथ पराठा की रेसिपी। ये जो अमरंथ है ना, ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है। इसको आप ज़रूर यूज़ करिए अपनी डाइट में। जितने भी ऑप्शंस मैं आपको ब्रेकफास्ट में दे रही हूँ, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, इसके पीछे की साइंस आप समझ लीजिए। क्या होता है कि एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, तो जैसे ही हम उसको खाते हैं वो एकदम से बहुत सारी एनर्जी यानी कि बहुत सारा ग्लूकोज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। बट क्योंकि डायबिटीज़ के केस में, जैसे मैंने आपको बताया, ऑलरेडी बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, तो जब इतना सारा ग्लूकोज बॉडी में प्रोड्यूस हो जाएगा, नेचुरली वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जब ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, तो जो पेशेंट्स होते हैं वो उसको धीरे धीरे अपनी बॉडी में यूज़ करते रहते हैं और एकदम से ग्लूकोज का स्पाइक नहीं आता बॉडी में। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है रागी रोटी। वो भी बहुत ही अमेजिंग है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी उसकी रेसिपी है, आप इसको जाके देख सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं बाजरा रोटी। ये भी मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी है, आप इसको जाके देख सकते हैं। तीनों तरीके के पराठे या रोटी जो मैंने आपको बताई, उसको आप एक बोल अच्छे वेजिटेबल के साथ ले सकते हैं। अगर आप करेला खाएंगे यानी कि अगर आप बिटर गार्ड लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा बिटर गार्ड यानी कि करेला अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए। लेकिन आप जो बिटर गार्ड बनाते हैं उसको आप बहुत ही कम ऑयल में बनाइए। उसकी भी रेसिपी है, ये मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मिनिमल ऑयल में आप इसको बनाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्लूड करिए अपने डाइट में, क्योंकि ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं, ये ओट्स की रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप इसको जाके देख सकते हैं। ओट्स भी जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सुपर्ब है, क्योंकि ओट्स में होता है फाइबर, बीटा ग्लूकन, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है। और ये भी जो है आपको काफ़ी देर तक फुल रखता है और ग्रेजुअली आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मॉर्निंग में जब भी आप ब्रेकफास्ट लेते हैं तब आप उसके साथ एक छोटा बोल सैलेड ज़रूर इंक्लूड करिए। कुछ भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्यूकम्बर या आप रेडिश या कैरेट, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप सैलेड हमेशा अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। आप कोशिश करिए कि अपना ब्रेकफास्ट आप 7 से 8 के बीच में ज़रूर ले लीजिए। ये भी एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है जो डायबिटिक्स को अपनाना चाहिए। अगर 7 से 8 बजे के बीच में आप अपना ब्रेकफास्ट ले लेंगे तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपके डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप चाय या कॉफ़ी लेते हैं अपने नाश्ते के साथ तो
आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप उसमें शुगर या गुड़ या हनी जैसी कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल मत करिए। और मैं यहाँ पे रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर भी इसमें यूज़ करें। हाँ, आप स्टीविया लीव ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, वो एक नेचुरल स्वीटनर है। स्टीविया यानी कि जो मीठी तुलसी होती है, बहुत ईजिली आपको, या तो आप घर में भी उसका प्लांट लगा सकते हैं या फिर बहुत ईजिली आपको वो ऑनलाइन मिल जाएगी, आप उसको खरीद सकते हैं। और 1 या 2 पत्ते आप स्टीविया के अपने चाय में डालिए, आपकी चाय मीठी भी हो जाएगी और वो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। अगर आप टी कॉफ़ी नहीं लेना चाहते तो आप 1 कप यहाँ पे स्किम मिल्क भी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपनी मिड मॉर्निंग स्नैक की। मिड मॉर्निंग स्नैक डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हर 2-2 घंटे में डायबिटिक्स को कुछ ना कुछ ज़रूर खाना चाहिए। तो ये एक छोटा सा स्नैक जो है वो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो 10 से 11 बजे के बीच में ये जो मिड मॉर्निंग स्नैक है आपको लेना चाहिए। मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं आपको दे रही हूँ पहला ऑप्शन जामुन। अगर सीजन में जामुन है और आपको अवेलेबल है तो आप 1 कटोरी जामुन अपने मिड मॉर्निंग स्नैक में इंक्लूड करिए। ये भी स्यूडो इंसुलिन है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुपर्ब है डायबिटीज़ के केस के लिए। तो अगर आपको जामुन अवेलेबल है तो आप ये लीजिए। अगर नहीं अवेलेबल है तो दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ 1 बोल पपाया। 1 छोटा बोल पपाया आप ले सकते हैं। अगर आप पपाया नहीं लेना चाहते तो आप 1 एप्पल ले सकते हैं। तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप अपने मिड मॉर्निंग स्नैक में ले सकते हैं। गाइस, जो जामुन के बीज होते हैं ना, उसको ड्राई करके उसका पाउडर करके आप ये भी ले सकते हैं। डायबिटीज़ के केस के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आप जामुन के सीड्स को ड्राई करो, उसको पीस कर आप 1/4 टीस्पून इसका जो पाउडर बनेगा उसको आप गुनगुने पानी के साथ, 1 ग्लास गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं। और इसको एवरी ऑल्टरनेट डे आप लीजिए। डोज का ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बता रही हूँ 1/4 टीस्पून से ज़्यादा नहीं लेना। पानी के अंदर मिला के या पानी के साथ आप इसको खा सकते हैं और एवरी ऑल्टरनेट डे आपको इसको लेना है। तो अगर ये आपको अवेलेबल हो तो ये भी स्यूडो इंसुलिन का काम करता है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग है डायबिटीज़ के केस के लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लंच की। लंच भी जो है वो आप बिल्कुल अपना टाइम पर लीजिए। 1 से 2 बजे के बीच में आप अपना लंच लीजिए। लंच में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो मैं आपको दे रही हूँ मल्टीग्रेन रोटी का। ये मेरे चैनल पे मल्टीग्रेन रोटी की रेसिपी आप इसको जाके देख सकते हैं। 1 अच्छे बोल वेजिटेबल के साथ आप इसको खा सकते हैं और साथ में सैलेड लेना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। या आप ले सकते हैं बेसन रोटी। मेरे चैनल पे बेसन रोटी की ये रेसिपी है, आप जाके देख सकते हैं कैसे बनाया मैंने उसको। ये भी आप ले सकते हैं 1 अच्छे बोल वेजिटेबल के साथ और साथ में सैलड। या फिर आप ले सकते हैं ब्राउन राइस। ये मेरे चैनल पे ब्राउन राइस की रेसिपी है, आप इसको जाके देख सकते हैं। 2 तरीके के ब्राउन राइस है मेरे चैनल पे, वेज भी है और नॉन वेज भी है। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन ब्राउन राइस भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। 1 बोल आप राइस इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। या फिर आप ले सकते हैं स्टफ पराठा। कैसे बनाना है स्टफ पराठा, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। स्टफ पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका आटा तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/2 कप बेसन, 1/2 कप मैंने होल व्हीट फ्लावर ले लिया है। इसमें डाल रही हूँ मैं ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा जीरा, थोड़े से फ्लैक्स सीड्स और थोड़ी सी अजवाइन। ये रहे हमारे मसाले। थोड़ी सी ग्रीन चिली ले रही हूँ मैं इसमें, हरी मिर्च, थोड़ी सी कैरेट डाल रही हूँ मैं इसमें, ग्रेट कर लिया मैंने इसको। बीटरूट डाल रही हूँ, इसको भी ग्रेट कर लिया है। ये मैंने ले लिया है घिया या लौकी, इसको भी ग्रेट कर लिया है मैंने। थोड़ा सा ग्रेटेड पनीर लिया है, बहुत थोड़ा सा। ये घर का बना हुआ पनीर है, लो फैट मिल्क का। अब इसको अच्छे से मिला देंगे हम। इसमें बहुत ज्यादा पानी आपको डालने की जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि वेजिटेबल्स का अपना जूस होता है जिससे आटा गुंज जाएगा। तो इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर देखेंगे कितने पानी की जरूरत है इसको गूंदने के लिए। बस अब लिटरली मैं सिर्फ 2 स्पून पानी इसमें डाल रही हूँ, उससे ज्यादा पानी की इसमें जरूरत नहीं है और हमारा आटा रेडी हो जाएगा। ये रेडी है हमारा आटा। अब चलिए बनाते हैं अपना स्टफ पराठा। थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर लगा लिया है मैंने और बेल लेंगे इसको, जैसे हम अपनी नॉर्मल रोटी या पराठा बेलते हैं। बस दैट्स इट। अब इसको सेक लेते हैं हम तवे पे।
हम तवे पे कोई घी या ऑयल बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, बस इसको अच्छे से कुक कर लेंगे हम दोनों साइड से। अब ये दोनों साइड से अच्छे से कुक हो गया है, इसको सर्व कर देते हैं हम। अच्छे से इसके ऊपर देसी घी लगाइए गाइस, 1 स्पून। आप सोच सकते हैं कि स्टफ पराठा देसी घी लगा हुआ अगर आप खाओगे तो वेट लूज करोगे। ट्रस्ट मी, आप ज़रूर वेट लूज करोगे। और एक छोटी कटोरी दही के साथ खाइए, आप ज़रूर वेट लूज करोगे। और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ही ज़्यादा फिलिंग है। बहुत देर तक आप फुल रहेंगे इसको खा के और बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे कि हम डाइट में भी पराठा खा रहे हैं, वो भी देसी घी लगाकर और वो भी दही के साथ। तो गाइस ये था हमारा स्टफ पराठा। कोई भी अपनी पसंद की वेजिटेबल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और इसको भी आप एक बोल वेजिटेबल के साथ ले सकते हैं। साथ में सैलड लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी इवनिंग टी की। इवनिंग टी जो है आप अपनी 4 से 5 बजे के बीच में लीजिए। इसमें मैं आपको दे रही हूँ एक ग्रीन टी, किसी भी ब्रांड की कोई भी ग्रीन टी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ मैं आपको दे रही हूँ एक छोटी कटोरी, ये मेरे मूंग दाल स्प्राउट सैलड की रेसिपी है, ये आप जाके देख सकते हैं। ये आप ले सकते हैं अपने इवनिंग स्नैक में, या फिर आप ले सकते हैं चना चाट सैलड, ये मेरे चैनल पे उसकी रेसिपी है। एक छोटी कटोरी आप ये ले सकते हैं। और आप ज़रूर याद रखिएगा इसके ऊपर 1 स्पून आप या तो फ्लैक्स सीड स्प्रिंकल कर लीजिए या फिर 1 स्पून आप चिया सीड स्प्रिंकल करिए, क्योंकि फ्लैक्स सीड और चिया सीड जो है बहुत ही अमेजिंग सोर्स है फाइबर का, और इसमें ओमेगा 3 है जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो अब बात कर लेते हैं डिनर की। डिनर जो है हमारा 7 से 8 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। डिनर में मैं जो पहला ऑप्शन आपको दे रही हूँ वो है मल्टीग्रेन रोटी। ये मेरे चैनल पे उसकी रेसिपी है, आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने मल्टीग्रेन रोटी बनाई है। या फिर बेसन रोटी, ये रेसिपी है बेसन रोटी की, आप देख सकते हैं कैसे मैंने उसको बनाया है। और इन दोनों को आप बदल बदल कर अपने डाइट में डिनर में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ आप 1 बोल सब्जी ले सकते हैं और साथ में आप ले सकते हैं 1 बोल सैलड। तो ये हो गया आपका डिनर। अब डिनर के बाद बात कर लेते हैं नाइट ड्रिंक की। अब जो नाइट ड्रिंक है डायबिटीज़ के केस में मैं वो आपको दे रही हूँ टर्मरिक मिल्क। 9 से 10 बजे के बीच में आपको अपना टर्मरिक मिल्क लेना है। और किस तरीके से बनाना है टर्मरिक मिल्क, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। गाइस टर्मरिक मिल्क बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। 1 कप दूध ले रही हूँ मैं, इसमें स्किम मिल्क है ये। PCOD एंड PCOS वाले यहाँ पे आमंड मिल्क लेंगे। इसमें 1/4 कप मैं पानी मिला रही हूँ। ये कच्ची हल्दी ली है मैंने, ये बिल्कुल जिंजर के जैसी होती है। इसको आपको अच्छे से वॉश करके ऊपर से पील कर लेनी है इसकी स्किन, और उसके बाद इसको ग्रेट करके सिर्फ 1 छोटा चम्मच हमें इसमें डालना है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं, सिर्फ 1 या 2 पिंच आप इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने ग्रेट कर ली है कच्ची हल्दी, और 1 छोटा स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 इलायची डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, कार्डमम। ये मैंने लौंग ले लिया है, 1 क्लोव। ये मैंने सिनेमन स्टिक ले ली है, दालचीनी बिल्कुल थोड़ी सी। ये मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ले लिया है, काली मिर्च का पाउडर। ये हल्दी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। दैट्स इट, टर्मरिक मिल्क हमारा बिल्कुल रेडी है। देखिए ये बॉईल पर आ गया है। बस अब इसको हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको छान लेंगे हम, और सर्व करने के लिए ये बिल्कुल रेडी है। दैट्स इट, हमारा टर्मरिक मिल्क बिल्कुल रेडी है एंड इट्स वेरी वेरी यमी, ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लगता है। तो गाइज ये थी हमारी टर्मरिक मिल्क की रेसिपी। आपको 1 छोटा कप टर्मरिक मिल्क का लेना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको नहीं लेनी है। और आप इसको अराउंड 9 से 10 बजे के बीच में लेंगे और 10 से 10:30 के बीच में आप सो जाइए। अगर आप ये डाइट प्लान फॉलो करते हैं और ये रूटीन फॉलो करते हैं और अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, 100% गारंटी दे रही हूँ आपका डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेंगे, आप अपनी डाइट ठीक कर लेंगे, तो आपका डायबिटीज़ भी ठीक होगा। ये कोई जेनेटिक डिजीज़ नहीं है कि आपके पेरेंट्स की वजह से आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आपको हो भी गया है तो भी आप ठीक कर सकते हैं।
और इसके साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा ये चीज़ को याद रखिए कि आपको एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ इंक्लूड करना। तो डेली 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक आपको करनी ही करनी है। तो गाइज ये था मेरा डायबिटीज़ का डाइट प्लान। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसको अपने तक मत रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है उनको भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो और उनको भी ज़रूरत हो मेरे डाइट प्लान की, और उनको कोई ना कोई छोटी सी ही सही लेकिन कोई ना कोई हेल्प मिले इससे, तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो सबकी हेल्प करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर हिट करिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, ये है मेरा इंस्टाग्राम ID। जुड़े रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय फॉर नाउ।